एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक आपके सभी के लिए वीडियो लेकर के आई हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि हम सभी देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, कि हमारी ज़िंदगी में हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हम इतना काम कर रहे हैं और हम उम्मीदें कर रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी सबसे बेस्ट हो, सबसे अच्छा हर चीज़ हमें मिले। चाहे करियर की बात कर लूँ, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, मनी की बात कर लूँ, घर की बात कर लूँ, उन सारी खुशियों की बात कर लूँ जिनके कारण कि हम आई कैन से मेहनत करते हैं, जिनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। रेगुलर हम काम भी कर रहे हैं, कर्मठ हैं, उसके अलावा हमारी किस्मत भी ठीक ठाक चल रही है। जो प्लैनेट्स हैं वो भी हमें ठीक ठाक मिल रहे हैं, हॉरोस्कोप भी दिखा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं एवरीथिंग इज़ ओके। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी बाधा या कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स हमारी लाइफ में होते हैं जो हमें नज़र ही नहीं आते हैं। वो कितने इनविजिबल ऑब्स्टेकल्स हो रहे हैं। अगर कोई फिजिकल बॉडी होती है, कोई फिजिकली हमें नज़र आता है तो हम डेफिनेटली हाँ इसका प्रॉब्लम है, हमें इसे दूर करना है। लेकिन इनविजिबल कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें समझ नहीं आती है कि हम क्यों परेशान हैं, हमारी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है, हम क्यों रुके हुए हैं, या हमारी लाइफ में हम जो मेहनत कर रहे हैं या हमें जो मिलना चाहिए हमारी किस्मत में वो नहीं मिल रहा है। उन सब चीज़ों का क्या कारण है, क्या चीज़ें हैं, क्या रुकावटें हैं, उसको कैसे मालूम करें। ठीक है, उन सब चीज़ों का जो निचोड़ या उन सब चीज़ों का जो कंक्लूजन है वो है हमारी हॉरोस्कोप के अंदर। हमारे हॉरोस्कोप में एक पर्टिकुलर ऐसी जगह है जहाँ पर कि वो प्लेनेट है या जहाँ पर वो ग्रह बैठा है या वहाँ जो जॉडियक साइन है, उसकी वजह से हमारी कंप्लीट हॉरोस्कोप जो है ना वो एकदम आई कैन से ना कि पावरलेस हो रही है। ठीक है, मोस्टली तो हमारे जो 3 हाउसेस हैं जिनको हम नेगेटिव हाउसेस कहते हैं, त्रिक भाव जिसे कहा जाता है, छठा, 8वां, 12वां। अब हमें पता चला कि वहाँ भी सब कुछ ठीक चल रहा है, वहाँ भी प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ के प्लैनेट्स की भी कोई ऐसी दशा नहीं है, कोई निगेटिव इफेक्ट्स नहीं आ रहा है। फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर उसके अलावा एक ऐसा भाग है, एक ऐसा हाउस है, एक ऐसा आपके आई कैन से प्लैनेट है या जॉडियक है या ऐसा कोई प्लैनेटरी कंपोजिशन है आपकी हॉरोस्कोप में जो कि आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी रुकावट का काम कर रहा है। और उस रुकावट या उस ऑब्स्टेकल को हम कहते हैं बाधक, यानी कि रुका हुआ, और उस ग्रह को बोले हम बाधक ग्रह। ये जो चीज़ है ना दोस्तों, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन ये चीज़ें जब आती है तो आप कितना भी कुछ कर लें लेकिन आप उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाते, क्योंकि एक बाधक ग्रह की जो पावर है उसकी वजह से मैंने बताया ना, सारी जो बाकी की जो हॉरोस्कोप है वो कंप्लीट पावरलेस हो जाती है, एक इफेक्टिव लेस हो जाती है। हम लोग बंद जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। हम सोचते हैं कि स्टक हो रहा है, वो हो क्यों रहा है, और वो खोजबीन हमारी चलती चली जाती है, बट आंसर नहीं मिलता है। ठीक है, पहली चीज़ के अलावा जैसे मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा तालाब है और उसका पानी बहुत मीठा है, बहुत एवरीथिंग इज़ ओके, लेकिन सडनली उसके अंदर एक आप ऐसी जहरीली चीज़ डाल दीजिए तो वो पूरे तालाब को 1 मिनट के अंदर सारे पानी को गंदा कर देगी या पीने लायक नहीं रहेगा। वही चीज़ होता है बाधक ग्रह का। फिर हम ये सोचते रह जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम आई, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो जो गिरा है सामान उसमें क्या गिरा है, या वो जो निगेटिव चीज़ है वो कैसे कहाँ से आई है और क्या निगेटिव चीज़ें हैं। आज मैं आपको बाधक ग्रह के बारे में बताने वाली हूँ, बहुत अच्छे ब्रीफली आप अपने हॉरोस्कोप में देख सकते हैं। 3 तरह से मैंने प्लैनेट्स को बांटा है, 3 तरह से ही मोस्टली बांटा हुआ है प्लैनेट्स को। मूवेबल साइन कह सकते हैं, स्थिर साइन कह सकते हैं, और तीसरा है ड्यूअल साइन। आज मैं बात करने वाली हूँ सारे मूवेबल साइंस के बारे में। उनका बाधक ग्रह कौन है आप देख सकते हैं अपने हॉरोस्कोप में। उसके अलावा उनको अपने ऑब्स्टेकल्स का किस तरह से निपटना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, उसके अलावा कब कब उनको बाधक ग्रह परेशान करेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट आई कैन से जानने वाली जो बात है आप सब लोगों को। ठीक है, कि कब कब परेशान करेगा, कौन से टाइम परेशान करेगा। सडनली परेशान, आप एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक है, फर्स्ट क्लास, सडनली आ गया, अब परेशान हो जाओ, चलता चलता काम रुक गया, चलते लाइफ सडनली रुक जाती है। मूवेबल साइन कौन कौन से हैं, मूवेबल साइन की बात आज मैं करने वाली हूँ पर्टिकुलर। उसके बाद मैं डेफिनेटली नेक्स्ट जो मेरी वीडियोस आएंगे उसमें स्थिर और ड्यूअल साइन की भी बात करूँगी। 12 हमारे साइन होते हैं जॉडिक साइन में, मेष राशि से लेकर के पाइसेस तक, यानी कि मीन राशि तक। उसमें मूवेबल साइन हमारा है पहला यानी कि मेष राशि, दूसरा है कैंसर या कर्क राशि, तीसरा है लिब्रा यानी कि तुला राशि, और चौथा है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। इन 4 राशि के बारे में आज आपको बताने वाली हूँ मैं। आप देख सकते हैं कि कब कब वो परेशान करने वाले बाधक ग्रह, जिनको हम बाधक ग्रह कहते हैं, बाधकेश या बाधका, बहुत सारे नामों से पुकार जाता है, बट दे आर वेरी नेगेटिव इफेक्ट हमारी ज़िंदगी में
डालते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हो मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए बाधक जो प्लैनेट आपके ग्रह होगा वो होगा आपका 11th हाउस। जितने भी मूवेबल साइन है उन सबके 11th हाउस ही आपके बाधक ईश्वर है, यानी कि 11th हाउस जो आपके हॉरोस्कोप में है, अगर आप मेष लग्ना के हैं, मैं लग्ना की बात कर रही हूँ स्पेशली, ठीक है, तो मूवेबल साइन जो मैंने 4 नाम लिए हैं आपको, मेष, कर्क, तुला एंड मकर, इन चारों के मूवेबल साइन के आपकी कुंडली के 11th हाउस का जो भाव है, 11th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है, 11th हाउस में जो राशि आ रही है, 11th हाउस में जो भी हो रहा है वो आपका बाधकेश्वर है, यानी कि वो आपकी ज़िंदगी में ऑब्स्टेकल का काम करता है। बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोडिक्टरी चीज़ होगी क्योंकि 11th हाउस में डिजायर्स है, लेकिन अब बाधकेश भी वहाँ जाके बैठा हुआ है। ठीक है, सबसे बात करते हो मेष राशि की, फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। मेष राशि की बात करते हो, मेष राशि वालों के लिए बाध का जो प्लैनेट है वो है सैटर्न, क्योंकि 11th हाउस जो आता है आपका एक्वेरियस साइन वहाँ पर आता है। ठीक है, अब वहाँ पर कोई बैठा है नहीं बैठा डजेंट मैटर, वहाँ पर 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो है आपका सैटर्न। सबसे टॉप पे लिख लीजिए, आप नोट कर सकते हैं इस चीज़ को, या बार बार मेरे वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए आपका बाधकेश्वर जो है प्लैनेट वो है सैटर्न, शनि देव जी ने कहा जाता है, एक्वेरियस वहाँ पर आता है। वो वहाँ बैठे हैं या नहीं बैठे हैं उसका भी मतलब नहीं है, ज़रूरी नहीं है प्लैनेट वहाँ बैठा ही हो, लेकिन उसका जॉडियक वहाँ पर है, कहीं भी बैठा है वो इफेक्ट वही डाल रहा है। दूसरा है राहु, क्योंकि एक्वेरियस साइन जो है राहु का भी अधिकार उस पर है, तो राहु और सैटर्न 2 प्लैनेट हो गए आपके जो कि बाधका का आपका काम करते हैं। बात करते हैं मेष राशि वालों की। ठीक है, उसके अलावा अगर दोनों वहाँ बैठे हैं तो डेफिनेटली वेरी इफेक्ट, निगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं, बात का ग्रह बने हुए हैं आपके लिए, ऑब्स्टिकल्स डाल रहे हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, उसके अलावा ये कहीं भी आपकी कुंडली पर बैठे हुए हैं, कहीं भी, वहाँ भी वो ही इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ मेष राशि वालों की। उसके अलावा आपका 10th हाउस भी बाधकेश्वर में आता है, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड भी सैटर्न ही है। बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कभी 10th हाउस में कोई पर्टिकुलर प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है, या 10th हाउस भी आपको कहीं ना कहीं बाध का लगता है कि हाँ इसकी वजह से भी ऑब्स्टेकल आ रहा है। ठीक है, मेनली 2 प्लैनेट हो गए, उसके अलावा दोनों कहीं भी बैठे हैं, राहु कहीं भी बैठा है, सैटर्न कहीं भी बैठा है, दोनों जिस जगह पर बैठे हैं ना वहाँ पर वो बाधकेश्वर का करेंगे, इफेक्ट डालने वाले हैं आपकी कुंडली में। ठीक है, उसके अलावा दूसरी चीज़, ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, 11th हाउस में आपके और कोई भी प्लैनेट बैठा हो, राहु और शनि के अलावा कोई भी प्लैनेट बैठा हो, मार्स, जुपिटर, मरकरी, वीनस, सन, आपका ये राहु की तो बात है, केतु, जो भी प्लैनेट बैठा हो वो भी एक्ट करेगा एज पर बाध का प्लैनेट फॉर द मेष राशि, क्योंकि 11th हाउस में आकर के उसको वो जो ऑरा है उसी तरह से वो आपको इफेक्ट दे रहा है, क्योंकि वो एरिया आपका बाधकेश्वर हो गया, एक्वेरियस। नंबर है 3, जब कभी भी पर्टिकुलर उस प्लैनेट की जो 11th हाउस में बैठा है या फिर सैटर्न या राहु की आपके दशा चलेगी, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, विश्वंतरी दशा, जिस भी दशा में इफेक्ट आएगा वो दशा आपकी ज़िंदगी में ऑब्स्टेकल का काम करेगी। मैं बात कर रही हूँ मेष राशि वालों की। आपको अगर अपनी लाइफ को बेटर बनाना है तो कहीं ना कहीं आपको सैटर्न और राहु की, जब भी एक दशा की बात कर लूँ या ट्रांजिटिंग की बात कर लूँ या 11th हाउस की बात कर लूँ, 11th हाउस के जोड़े की बात कर लूँ, या 11th हाउस में कोई और प्लैनेट बैठा है, अगर उसकी भी दशा आएगी तो भी आपको तकलीफ होने वाली है। यू फील वेरी ऑब्स्टेकल वाली स्थिति की अब मैं करूँ तो करूँ क्या। ये है बात का फॉर द मेष राशि। आपको जो भी रेमेडीज करनी है ना वो करनी है आपको सैटर्न और राहु की। उसके अलावा इन दोनों की जब दशा चलती है तब आपको कोई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं करना है या बहुत नए शुभ काम की शुरुआत नहीं करनी है। मेष राशि वालों की बात कर रही हूँ इससे। और पैसा आप कैसे कमा रहे हैं इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि 11th हाउस से मनी मैटर्स है। उसके अलावा बुरी चीज़ों से पैसा नहीं कमाना है, यानी कि कोई जुआ खेलना, शेयर बाजारी करना या फ्रॉड करना, स्मगलिंग, जो एक नेगेटिव चीज़ें हैं उनके साथ पैसा नहीं कमाना है। धर्म के साथ रहना है, कर्म अपने ऊपर करने हैं, मेहनत से पैसा कमाना है। उसके अलावा आपका नेटवर्क क्या है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। 11th हाउस का नेटवर्क, इमेज इन द सोसाइटी बहुत ख़राब होती है अगर ऐसा होता है तो। इन 2 प्लैनेट्स की रेमेडीज चाहिएगी, दोनों प्लैनेट आपके लिए बात करें। बात करते हुए दूसरी राशि, उसका नाम है कैंसर यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए बात का बनेगा आपका 11th हाउस, जिसमें ना मूवेबल साइन जितने भी है सबके 11th हाउस है। कर्क राशि के लिए आपका बात का आ रहा है 2 नंबर, यानी कि वीनस और मून। मून मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मून जो है वो उच्च के होते हैं इन वीनस यानी कि 2 नंबर में, टॉरस में। तो टॉरस आपके लिए हो गया बात का
जॉडियक, और मून और वीनस आपके लिए हो गया बाद का प्लैनेट, यानी कि ऑब्स्ट्रैकल आपकी ज़िंदगी में करते हैं मून एंड वीनस। मैं बात करूँ कैंसर वालों की, ठीक है। आपका ये दो में बताया, जब कभी भी आपकी मून की या वीनस की दशा चलेगी, चाहे महादशा हो, अंतर्दशा हो, प्रत्यंतदशा हो, योगिनी चल, कहीं भी इफेक्ट डाल रहे हैं, आपको फील होगा कि आपकी ज़िंदगी रुक गई है, एक आप स्टक जगह पर खड़े हुए हो गए हैं, सडनली प्रोग्रेस रुक जाती है। इमोशनल लेवल पर आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करेंगे कि मून का इफेक्ट बहुत ज़्यादा आपके ऊपर आ रहा है। उसके अलावा अगर 11th हाउस में, यानी कि 2 नंबर राशि में, यानी कि टॉरस में, जबकि आपका बाद का प्लेस है, वहाँ पर आपको कोई भी प्लैनेट और बैठा हो, ये दोनों नहीं बैठे हैं, कोई और प्लैनेट बैठा हो, तो भी आपको वो प्लैनेट पर्टिकुलर बाद का ग्रह का ही आपको इफेक्ट देगा। पूरी हॉरोस्कोप पे जहाँ भी आपके मून बैठे हैं, जहाँ भी वीनस बैठे हैं, उस पर्टिकुलर हाउसेज में यू फील वेरी स्टक और ऑब्स्ट्रक्ल वाली स्थिति आपको फील होगी। उसके अलावा कैंसर वाले वैसे ही बहुत इमोशनल होते हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है और चंद्रमा ही बाधक है, तो आपका मन ही आपके लिए बाधा बनता है, यानी कि आपके डिसीजन, आपका इमोशन लेवल, आपकी खुशियाँ, आपका सेंसिटिव नेचर, आपके वो चीज़ें जो कि भावनाओं से जुड़ी हुई है, वही आपके लिए ऑब्स्टेकल्स बनते हैं, वही आपको तो बहुत ज़्यादा भावनात्मक में जाकर के काम करना या बहुत ज़्यादा भावनात्मक में जाकर के बड़े डिसीजन लेना आपके लिए बेटर नहीं होगा, ठीक है। पर्टिकुलर 2 प्लैनेट की बात कर रही हूँ, बात करूँ कैंसर वालों की। उसके अलावा चंद्रमा यानी कि आपकी मदर और वीनस यानी कि आपके स्पाउस, उन दोनों की वजह से भी आपको कभी कभी लगे कि इन लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी में ग्रोथ नहीं हो रही है या मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें आपको फील हो सकती है। मैं बात करूँ कैंसर वालों की। उसके अलावा कहीं ना कहीं आप इमोशनल लेवल पर जाकर के पैसा कमा लें या बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक फील करें, तो इस चीज़ को अवॉइड करें। उसके अलावा किसी भी तरह का नेटवर्क में इमोशनल लेवल पर चले जाना या महिलाओं पे बहुत ज़्यादा बिलीव सिस्टम करना या महिलाओं के ग्रुप में एंट्री करना, तो सोच समझ के आपको करना पड़ेगा। आपके लिए महिला मित्र या एक फीमेल जो कैंडिडेट्स होते हैं, ये आपका इमोशंस है कहीं ना कहीं निगेटिव इफेक्ट डालता है, यानी ना कि लोग आपके बारे में ऐसी बात करते हैं कि हाँ ये आदमी सही नहीं है, तो उसमें मोस्टली आपको महिलाएं ज़्यादा मिलेंगी जो आपके लिए अगेंस्ट सोचे या आपके लिए अगेंस्ट कहे, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। दोनों प्लैनेट आपके लिए बहुत निगेटिव इफेक्ट डालते हैं, कहीं भी कुंडली बैठे हो वो इफेक्ट डालने वाले पर्टिकुलर बाद का ग्रह का। तीसरी राशि की बात कर रही हूँ, उसका नाम है तुला, यानी कि लिब्रा राशि। लिब्रा राशि के लिए भी 11th हाउस, जैसे मैंने कहा मूवेबल साइन का सबके 11th हाउस बाद का प्लैनेट है, बाद का जगह है। लिब्रा वालों के लिए आ रहे हैं 5 नंबर, यानी कि आपका लियो साइन आपके लिए बाद का है, ठीक है। उसके अलावा लियो का राशि लॉर्ड कौन है, वो है सूर्य। तुला राशि वालों के लिए सूर्य काम करेंगे एज पर ऑब्स्टेकल प्लैनेट। जब भी सूर्य की दशा चलेगी, महादशा, प्रत्यंत दशा, जितनी दशाओं का मैं बार बार नाम ले रही हूँ, वो सारी जितनी दशा चलेंगी यू फील वेरी स्टक, पहली चीज़। उसके दूसरी चीज़ है कि सूर्य वहाँ बैठा है या 11th हाउस में और कोई भी प्लैनेट बैठा है सूर्य के अलावा या सूर्य के साथ भी बैठा है, तो भी वो एज पर बात का ग्रह ही आपको इफेक्ट डालेगा। अगर उस प्लैनेट की भी दशा चल रही है तो भी आपको स्टक होगा लाइफ में। उसके अलावा सूर्य आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा है, 11th हाउस में नहीं बैठा है, कहीं बैठा है, चौथे में बैठ गया, 5 में बैठ गया, छठे में बैठ गया, तो भी एज पर बात का ही वो आपको ट्रीट करेगा। एज पर बात का प्लैनेट ही पर्टिकुलर दैट हाउस की आपको प्रॉब्लम्स आएगी। मैं बात करूँ लिब्रा राशि वालों की, ठीक है। आपको यू शुड वेरी स्टक व्हेन यू आर विथ योर फादर, और उसके अलावा आपके बॉस या आपके फादर फिगर लोगों के साथ में यू फील वेरी स्टक। सडनली आपको लगेगा कि ये लोग आपके लिए बहुत अथॉरिटी लेवल आपके ऊपर चलाते हैं या बहुत ज़्यादा आपके ऊपर एक ईगोइस्टिक नेचर आपके ऊपर रखते हैं, ठीक है। उसके नेगेटिव बातें बता रही हूँ। उसके अलावा आप जब भी किसी नेटवर्क में जाएं तो ये देखिए कि वहाँ पे कितना ईगो वाले लोग हैं या किस लेवल के लोग हैं, किस तरह की जेंट्री है, फादर फिगर हैं या किस तरह के लोग वहाँ पर हैं, इस तरह के नेटवर्क में ना जाएं। उसके अलावा आप पैसा कैसे कमा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अपने इनकम टैक्स को या सरकार से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है रिगार्डिंग योर इनकम, रिगार्डिंग योर गेन्स, इस बात का सबसे टॉप पे आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं बात करूँ लिब्रा वालों की, अपने जितने भी इनकम टैक्स वगैरह है या जो भी सरकार रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं या आपकी जो भी कमाई है या जो भी आप पैसा कमाते हैं किस तरीके से कमाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार ही आपको काम करना है, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। सडनली आपकी कमाई भी आपको लगता है कि बंद हो रही है, कहीं ना कहीं कारण है सूर्य। उसके अलावा आपकी इमेज इन द सोसाइटी कैसी है, माइंड इट, कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा।
सूर्य की दशा, सूर्य कहीं बैठा है, उस पर्टिकुलर हाउसेस का असर आपके ऊपर होने वाला है। उसके अलावा 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट अगर बैठा है और उसकी पर्टिकुलर भी दशा चल रही है तो भी यू फील वेरी स्टक, भी ऑब्स्टेकल का काम ही करेगा। 11th हाउस में मोस्टली सैटर्न एंड राहु का अधिकार होता है, तो उन दोनों प्लैनेट में भी आपको कई बार लगेगा कि यू फील वेरी स्टक इन योर, स्पेशली आपकी इनकम में आपको बहुत स्टकनेस फील होगी। रेगुलर इनकम भी होना मुश्किल होता है। बात करती हूँ मकर की, यानी कि कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए भी 11th हाउस है, मूवेबल साइन सबका 11th हाउस बाधक ग्रह होता है। कैप्रिकॉर्न्स के लिए यहाँ पर आ रहा है 8 नंबर, यानी कि स्कॉर्पियो साइन। यस, स्कॉर्पियो साइन आ रहा है। स्कॉर्पियो साइन तो वैसे ही काफ़ी निगेटिव में से कहते हैं, क्योंकि अष्टम भाव को हम लेते हैं इसमें। 8वें नंबर पे आता है कालपुरुष कुंडली में। उसके अलावा स्कॉर्पियो साइन का लॉर्ड है मार्स। मकर राशि वालों के लिए मार्स प्लैनेट बाद का प्लैनेट है। उसके अलावा स्कॉर्पियो जो साइन है वो आपके लिए बाद का साइन है। आपको मंगल कहीं भी आपके कुंडली में बैठा हो, किसी भी हाउस में बैठा हो, वो पर्टिकुलर हाउस पे भी मंगल एज पर बाद का ही इफेक्ट डालेगा। पहली चीज़। नंबर है 2, आपको कल लगे कि इस, जैसे मान लीजिए मंगल आपके 7th हाउस में बैठा है, कैप्रिकॉर्न वालों की बात कर रही हूँ इस समय, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो आपको 7th हाउस में बैठा, तो आपको कहीं नहीं लगे कि आपका स्पाउस या आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए लाइफ में ऑब्स्टेकल है, उसकी वजह से आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से आप कमा नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से आपके नेटवर्क नहीं चल रहा है, उसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी को प्रॉपर जी नहीं पा रहे। आप ज़िंदगी भर ये कहेंगे कि ये ऑब्स्टेकल है मेरी ज़िंदगी का। ये कारण होता है क्योंकि मार्स की वजह से। उसके अलावा जब कहीं मार्स की दशा चलेगी, महादशा, प्रचंड दशा, सूक्ष्म दशा, जितनी भी दशाएं हैं चलेगी, यू फील वेरी स्टक इन योर लाइफ, यू फील वेरी हेल्पलेस, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम की कमी भी आपको महसूस होगी। उसके अलावा 11th हाउस में कोई भी आपका प्लैनेट अगर बैठा है, जुपिटर बैठा है, सैटर्न बैठा है, कोई बैठा है, आपको ये फील होगा कि एज मार्स की तरह ही आपको ये इफेक्ट डाल रहा है, वो भी निगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। उस पर्टिकुलर प्लैनेट के टाइम में या उसकी दशा के समय में आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। यू फील वेरी स्टक, स्पेशली आपकी इनकम सोर्सेज की बात अगर मैं करती हूँ। 11th हाउस का इनकम सोर्सेज है। आपकी जो डिज़ायर्स है आपकी लाइफ के, आपको लगेगा कि स्टक हो रही है बहुत ज़्यादा। कैप्रिकॉर्न्स वालों को बहुत मोस्टली होता है कि उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता, उनको फ्रेंड सर्कल का हमेशा लेस फील होता है। उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट लेवल पे जाकर के पैसा कमाते हैं, यानी कि अपने पैसे को उनको छुपा के भी रखना पड़ता है। उसके अलावा बहुत पता नहीं चलता कि पैसा कैसे कमा रहा है और इसके पास कितना पैसा है। इस तरह की चीज़ें भी होती है, क्योंकि 8th हाउस दिया गया है 11th हाउस में, आपके 8th हाउस आ रहा है स्कॉर्पियो साइन। उसके अलावा कैप्रिकॉर्न्स वाले मोस्टली कई बार ऐसा भी करते हैं कि अपने पैसे को कमाने के लिए निगेटिव इफेक्ट्स, निगेटिव आई कैन से एक्टिविटीज़ करते हैं कि आपके पास पैसा आए। तो उस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सडनली पैसे का लॉस होना ये टॉप पे होता है कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए, बिकॉज आपने पैसा ही गलत ढंग से कमा के इकट्ठा किया हुआ, और सडनली आप लालच के लिए उसको इन्वेस्ट कर देंगे तो लॉस हो जाएगा। 8th हाउस लॉस का खाना होता है। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपका जो पैसे की जो कमाने की जो कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है या आपकी जो भी थॉट प्रोसेस है, उसको भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं, बिकॉज 8th हाउस है। तो आपको माइंड करना पड़ेगा कि पैसा कैसे कमा रहे हैं, पहली चीज़। उसके अलावा आपको तरीका सही होना चाहिए पैसे कमाने का। उसके अलावा सडन पैसे कमाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा लालच ना करें। सडनली पैसा कमाने की इच्छा होती है कैप्रिकॉर्न्स वालों की, रातों रात पैसा वाला, रातों रात करोड़पति बन जाऊँ मैं, ऐसा होता है, पर इस बिस्को को अवॉइड कीजिए। उसके अलावा छुपी हुई गतिविधियाँ, छुपी हुई चीज़ों से या हिडन चीज़ों से पैसा आप ना कमाएं, या ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे ना जो कि बहुत छुपी हुई हरकतें करते हों, निगेटिव चीज़ें करते हैं, निगेटिव एक्टिविटीज़ करना, तांत्रिक बन जाना या लोगों को हार्म करने वाली चीज़ें करना, जो दुनिया से छुपा हुआ चीज़ रहती है उस चीज़ों को भी करना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी बैड फॉर द कैप्रिकॉर्न पीपल, क्योंकि ऐसे लोग साथ आप उठते बैठते हैं और आपकी इमेज इन द सोसाइटी खराब होती है। छुपा हुआ इंसान है, पता नहीं क्या करता है, निगेटिव इंसान है, वेरी निगेटिव होता है। ऐसे लोगों को पार्टनर, वो मतलब फ्रेंड सर्कल भी ऐसे नहीं होता। मार्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, उससे ज़्यादा आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। एंड अपनी इंट्रोवर्ट जो क्वालिटीज़ है ना, उसको निगेटिव ना बनाइए, पॉजिटिव रूप में बनाइए, ठीक है। ये मैंने 4 साइन के बारे में आप सभी को बताया है, मूवेबल साइन है 4, और आपके बाधक ग्रह कौन से हैं काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्शन में बताया है। इनकेस आपको और जानना है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट मेरा जो वीडियो आने वाला है उसके अंदर डेफिनेटली बताने वाली हूँ कि जो स्थिर लग्न है, यानी कि जो स्टेबल जो साइन है, उनके बाधक ग्रह कौन से हैं। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव विषय है फॉर द बाधक प्लैनेट,
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको पता नहीं चलता कि आपको परेशान कर रहे हैं और इंटरनली आपकी लाइफ को बहुत स्ट्रक कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा बहुत छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द बाधक प्लैनेट। मैंने 4 राशियों को इसमें लिया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट। बाय।